हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 का जो 2020 एंड 2021 में जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी। आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 2020 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं 28 दिसंबर का जो एनटीपीसी का पेपर था उसका जीके का पोर्शन। आपको पता होगा कि जीके का पोर्शन में आपको 40 मार्क्स कवर होते हैं। उन 40 मार्क्स जो आया था जीके में, उनमें से जितना क्वेश्चन हम लोगों को मिल सका है वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। जितना भी आपका शिफ्ट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में अभी तक 6 फेजेस तक कंप्लीट हो गया और भी शायद एक फेज होगा। तो जितना भी फेजेस आएगा उसका सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। सो देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है इस शिफ्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द बटन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एट राइट टाइम। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द राइटर ऑफ द एंशिएंट बुक राज तरंगिणी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। राज तरंगिणी का राइटर कौन। सो राजतरंगिणी का राइटर इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कल्हन। कल्हन एक 12th सेंचुरी का एक कश्मीरी पोएट था। 12th सेंचुरी कश्मीरी पोएट। और आपको पता होना चाहिए कि राजतरंगिणी का आखिरी का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स मतलब राजाओं का नदी। कश्मीर एक राजाओं का नदी है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। राजतरंगिणी में मेनली कश्मीर का हिस्ट्री कवर होता है और ये 12th सेंचुरी का पोएट है। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए राजतरंगिणी से रिलेटेड। अभी देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम। एंशिएंट बुक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। एंशिएंट जितना भी बुक्स है वो सब हम लोग को कवर करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिल जाएगा। एंशिएंट बुक के ऊपर हमारा 2 वीडियोस है, वो दोनों वीडियोस आपको देख लीजिए। आपको एंशिएंट बुक पूरा कवर है उसी के अंदर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही बढ़िया योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अंदर क्या आता है, आपको कोई भी अगर गर्ल है जिसका एज 14 अभी अभी पास हुआ है या उससे भी ज्यादा है, तो उस गर्ल का एक सेविंग्स अकाउंट खुल सकता है जिसमें आपको 7.6% इंटरेस्ट मिलेगा उस सेविंग्स अकाउंट में। और ये आपका 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है इस आपका बुक के अंदर, ये जो सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर। इससे क्या होगा, आपका कोई भी एक लड़की हर साल आपका 1,000 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक उस अकाउंट में ईयरली डाल सकता है। ये सुकन्या समृद्धि योजना मेनली गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और आपका इसके अंदर मतलब मान लीजिए कि किसी का एज 21 ईयर हो गया तो ये मैच्योर हो जाता है ये अकाउंट। उसके बाद ये अकाउंट वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। मेनली गर्ल्स एम्पावरमेंट के ऊपर ये सुकन्या समृद्धि योजना है। अभी देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि योजना जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जितना भी योजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो सारा योजना के रिलेटेड जितना भी योजना है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसको कवर कर लीजिए, आपका एक पोर्शन कवर हो जाएगा नेक्स्ट जो भी एग्जाम है आरआरबी का उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। सबरीमाला एक टेम्पल है, वो कहाँ पे लोकेटेड है।
सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, केरला। सो सबरीमाला टेम्पल पे आपका गॉड अयप्पा का आराधना होता है। सो ये आपका पेरियर जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर मिलेगा, पेरियर टाइगर रिजर्व के अंदर मिलेगा ये सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, और आपका बस इतना ही याद रखना है आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब टेम्पल से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। सो जितना भी टेम्पल है इंडिया के फेमस वो सारा कवर कर लीजिए, आपका एक पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एनवायरमेंटल एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। एनवायरमेंटल फोर्स एक्ट कब फोर्स किया गया था इंडिया में? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी एक्ट सारा है उसको कवर करना पड़ेगा हम लोग को। और कौन कौन सा आता है, जैसे कि ग्रीन टर्मिनल एक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये आपका लॉन्च किया गया था 2010 में, मतलब ये फोर्स किया गया था 2010 में। उसके बाद आता है आपका एयर एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एयर एक्ट। तो ये कब का है? ये है आपका आपका 1981 का है। उसके बाद आता है आपका वाटर एक्ट। वाटर एक्ट कब का है आपका? वाटर एक्ट है आपका 1974 का। सो जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, ये आरआरबी का जितना भी एग्जामिनेशन है उसके अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हेन डिड मिशन टू मार्स लॉन्च। सो मिशन टू मार्स मतलब जो मॉम मिशन था आपका, वो कब लॉन्च किया गया था? ये 2013 में लॉन्च किया गया था। सो आपको डेट क्या पता है कब लॉन्च किया गया था, इसका तारीख? तो इसका तारीख आपको पता हो जाना चाहिए, 5 नवंबर आपका 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये मार्स का ऑर्बिटल में पहुंच गया था आपका 24 सितंबर 2014 तक, मतलब 24 सितंबर में आपका ये जो मॉम मिशन था ये ऑर्बिट करने लगा था मार्स के चारों तरफ। सो आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा फैक्ट? जैसे कि ये कौन सा रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो रॉकेट का नाम जान लीजिए आप, PSLV X1C25। ये है आपका रॉकेट का नेम जहां से ये मॉम लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट और क्या है, और इसके अंदर आता है कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपको श्रीहरिकोटा में मिलेगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। आप एक नोट बना लीजिए इसका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको नोट भी बना लेना चाहिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम में। और कौन सा चीज़ आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, इस जो मिशन था इसका डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी। सो डायरेक्टर का नाम था आपका राजू भी केशव राजू। आपका डायरेक्टर का नाम था ये मॉम मिशन का, जो मिशन टू आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन था, इसका डायरेक्टर जो दायित्व में था उसका नाम था भी केशव राजू। सो ये सारा क्वेश्चन आपको ये सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मतलब इसरो का जो जो मिशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मार्स के बारे में पूछा है, कभी चंद्रयान के बारे में पूछेगा। सो उससे रिलेटेड इसरो का जो भी फेमस आपका लॉन्च मिशन है उस सब के बारे में आप जान लीजिए, तो और भी एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू व्हिच मीडियम साउंड कैन नॉट पास। सो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्या सॉलिड से अंदर साउंड पास कर सकता है? यस, सॉलिड से अंदर साउंड पास कर सकता है, गैस से भी पास कर सकता है, लिक्विड से भी पास कर सकता है, लेकिन वैक्यूम से नहीं पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि साउंड किसी भी मीडियम से अगर पास हो रहा है तो कैसे पास होता है, तो कोई भी मीडियम में
जो पार्टिकल्स रहता है उसका आपको वाइब्रेशन होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है और इस तरह से आपका साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह में प्रोपोगेट होता है। लेकिन अगर वो जगह वैक्यूम है तो उसके अंदर पार्टिकल ही नहीं है, राइट? सो साउंड कैसे पास होगा? सो इसीलिए वैक्यूम के अंदर साउंड पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। So next question है who become the youngest president of India? So youngest president of India कौन था? So इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा नीलम संजीवा रेड्डी। क्या आपको पता है 1977 में आपका ये सिर्फ यंगेस्ट प्रेसिडेंट नहीं था, 64 इयर्स में ये प्रेसिडेंट बन गए थे इंडिया के। और आपका ये अनअपोज्ड प्रेसिडेंट भी है, मतलब ये जब आपका प्रेसिडेंसी पद के लिए खड़ा हुआ था तो उसका कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ था, तो ये इंडिया का अनअपोज्ड प्रेसिडेंट भी है नीलम संजीवा रेड्डी। ये आपका 1977 से 1982 तक इंडिया का प्रेसिडेंट रहा था। इसके अंदर 3 प्रधानमंत्री आपका काम किया था। कौन कौन सा? पहले तो आपका था मोरारजी देसाई। नेक्स्ट कौन था? तो नेक्स्ट था आपका चौधरी चरण सिंह और लास्ट में आपका था इंदिरा गांधी जी। तो इन तीनों प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इस प्रेसिडेंट के अंदर काम किया था। बस इतना ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है वो आप याद कर लीजिए। कितना साल आपका एज लिमिट है प्रेसिडेंट का, कितना बार हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया में कितना टाइम एक आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है। ये कमेंट सेक्शन के में लिख के बताइए। क्या 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है? आप लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा? लोकसभा में कितना मैक्सिमम नंबर सीट होने चाहिए? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट होने चाहिए आपका 552। सो इसका ब्रेकअप भी आपको जान लेना चाहिए। स्टेट से आपको 530 सीट्स एलोकेटेड है, मैक्सिमम हो सकता है 530 सीट्स। आपका जो केंद्र शासित अंचल है, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज, उससे आपको मैक्सिमम 20 सीट्स आना चाहिए। और आपका एंग्लो इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उससे 2 सीट्स जा सकता है। सो मैक्सिमम आपका 552 सीट्स अवेलेबल है लोकसभा के अंदर अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? फिर देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया, मतलब एनवायरनमेंट कितना आपका इम्पोर्टेंस रखता है कोई भी रेलवे के एग्जामिनेशन में। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो थीम कौन सा था 2020 का? ये था बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड खालसा पंथ? खालसा पंथ को कौन स्टार्ट किया था? आपको पता होगा कि सिख धर्म में 10 आपका सिख गुरुज थे। सो उनमें से एक ने आपका खालसा पंथ का स्टार्ट किया था। सो 10th जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ का स्टार्ट किया था आपका सिख धर्म में। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सिख धर्म का पहला गुरु कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। So next question है if the mass of a body on earth is 60 kg, what will be the mass on surface of moon? Okay, great question. So ये क्वेश्चन, कोई भी बॉडी का मास 60 kg है आपका अर्थ के ऊपर, तो उस बॉडी का मास क्या होगा मून के ऊपर, चांद के ऊपर? एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का मास का डेफिनेशन क्या होता है। मास का डेफिनेशन होता है कि कोई भी बॉडी के अंदर जितना आपका पदार्थ है वही उसका मास का परिमापन है। सो मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है किसी भी बॉडी का। सो ये अर्थ पे हो या मून पे हो या फिर मार्स पे हो, सो आपका मास हमेशा सेम रहेगा। सो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट आंसर होगा आपका 60 kg। सो इसको आप ऑप्शन नंबर 4 को 60 कर लीजिए, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड पिनाका मिसाइल। पिनाका मिसाइल को किसने डेवलप किया? क्या इसरो ने डेवलप किया या फिर डीआरडीओ या फिर हल या फिर अंतरिक्ष? कौन डेवलप किया? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डीआरडीओ ने आपका डेवलप किया था पिनाका मिसाइल को। पिनाका एक्चुअली है क्या, ये आपको पता ना होना चाहिए। तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या आपको पता है कि पिनाका से आप एक साथ 44 सेकंड्स के अंदर 12 रॉकेट भेज सकते हैं, 12 रॉकेट दाग सकते हैं। और इंडियन आर्मी इसको बहुत ही हेवीली यूज करता है पिनाका रॉकेट को। सो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है? सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कितना राज्य है। सो नॉर्थ ईस्ट में आपका मेनली 7 स्टेट्स है। कौन कौन सा स्टेट्स है? आप पहले अरुणाचल प्रदेश को पकड़ लीजिए, उसके बाद आता है आपका असम, उसके बाद मेघालय, फिर ऊपर से अगर पकड़ेंगे तो पहले नागालैंड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मणिपुर, फिर आ जाएगा आपका मिजोरम और लास्ट में आ जाएगा आपका त्रिपुरा, जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनमें से मिजोरम आपका 7 सिस्टर्स में आता है, मणिपुर भी आता है, मेघालय भी आता है, लेकिन सिक्किम नहीं आता है। सो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। Which of the following is called brain of computer? सो किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है? सो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर से। सीपीयू को आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका सीपीयू का फुल फॉर्म। सो ये चीज आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ। सेरिकल्चर किसको कल्टीवेशन को बोलता है? सो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सिल्क। सिल्क कल्टीवेशन को आपको सेरिकल्चर बोला जाता है। बी कल्टीवेशन को एपीकल्चर बोला जाता है। फिश कल्टीवेशन को आपको फिशिकल्चर बोला जाता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा इज मर्ज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता होना चाहिए कि 2019 के अंदर आपका बहुत सारा बैंक को मर्ज किया गया था। उसके अंदर पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया था। सो विजया बैंक और देना बैंक ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया था। और कौन कौन सा बैंक है इसको भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये भी पूछा जा रहा है। सो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आपका यूबीआई मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दो को मर्ज कर दिया गया था। और इस मर्ज करने के बाद पीएनबी आपका सेकंड लार्जेस्ट बैंक हो गया था इंडिया का। नेक्स्ट आपका कनाडा बैंक के अंदर आपको सिंडिकेट बैंक को लॉन्च कर दिया गया था, मतलब मर्ज कर दिया गया था। और कौन सा है? और भी है कुछ, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका आंध्रा बैंक और आपका कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया था। और भी है आपका, और कौन सा है? और है आपका इंडियन बैंक। ये है आपका यूनियन बैंक। उसके बाद इंडियन बैंक के अंदर आपको इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया था। तो ये सारे मर्जर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको जरूर पूछा जाएगा और जो भी आने वाला एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा जा सकता है रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट आर लैंडलॉक्ड। आपको पता होना चाहिए लैंडलॉक्ड कंट्री किसको बोलता है। मतलब कोई भी एक कंट्री है, मान लीजिए ये एक कंट्री है और इसके चारों तरफ में किसी भी तरफ आपको समुद्र अगर नहीं मिलता है, मतलब सी वाटर नहीं है, तो ये
एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाता है, मतलब ये चारों तरफ से किसी और देश से घिरा हुआ है। सो ये साउथ अमेरिका के अंदर कितना ऐसा कंट्रीज है जो लैंडलॉक्ड है? सो लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अमेरिका के अंदर दो है। कौन कौन सा? एक है आपका बोलिविया और दूसरा है आपका पैराग्वे। सो बोलिविया का करेंसी बोलिवियन है और इसका आपका कैपिटल लापाज मिलेगा। पैराग्वे का आपका कैपिटल एसुंसियन है और इसका करेंसी क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताना है पैराग्वे करेंसी क्या है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को मिले जो आपको फर्स्ट शिफ्ट 28 दिसंबर में पूछा गया था। सो ये सारा क्वेश्चन से हम लोगों को एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे एग्जामिनेशन में और किस तरह का प्रिपरेशन हम लोगों को रखना है। सो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर आप दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।